नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग रेलवे एनटीपीसी 2025 में जो आपका एग्ज़ाम परीक्षा तिथि जो आपकी है 5 जून से 23 जून के बीच में होने वाली है, उसी पर्पज़ को देखते हुए आरआरबी एनटीपीसी गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि सीवीटी 1 एग्ज़ाम के लिए सामान्य जागरूकता, जिसे आप कह सकते हैं जीके भी कह सकते हैं, जीएस भी कह सकते हैं और जनरल स्टडी भी आप लोग इसे बोल सकते हैं। जो कि ये जो प्रश्न इसमें लिए गए हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को इसमें लिया गया है। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और अब आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं बचा, इसलिए रिवीजन के लिए क्लास इम्पोर्टेंट हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। इससे पहले जो 26 क्वेश्चन थे वो आपको करवा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आज तक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं एनटीपीसी रेलवे में आ चुके हैं, और ये क्लास जो 10+2 लेवल और जो ग्रेजुएशन लेवल है इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है, ये किस तरह की सभ्यता है सिंधु घाटी? ये आपको ज्ञात होगा, कांस्ययुगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? कांस्ययुगीन सभ्यता। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और जहाँ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताने के लायक होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, वहाँ आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा। अगला है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? कभी कभार क्या होता है, हाँ और नहीं में गलती हो जाती है। क्या होता है? हाँ और नहीं में गलती हो जाती है। तो इसमें आपको ये विशेषकर आपको ध्यान रखना होता है कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है, तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा विष्णु। क्या हो जाएगा? विष्णु। किसकी पूजा नहीं करते थे? विष्णु की पूजा वे लोग नहीं करते थे उस समय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तब ये किस सन में शुरू किया गया था? इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? आपने देखा होगा कि उसमें पशुओं के चिन्ह होते थे, तो वो कौन सा चिन्ह कौन सा जो पशु था जिसका चिन्ह होता था उस पर? यह होता था बैल का। किसका? बैल का होता था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? चलिए आप कमेंट करें, इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा स्थल नहीं है? चलिए बढ़ते हैं अपने इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। जम्मू कश्मीर में जो एक आपने चिनाब नदी के बारे में आपने सुना होगा, जिसके दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल कौन सा है? एक मांडा स्थल है, और एक मांडा का बोल उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी हुई चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए। किसके टुकड़े प्राप्त हुए थे? चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। तथा चंदूड़ों से बकराकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। नागेश्वर से संग से बनी हुई वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब जो आप क्वेश्चंस देखेंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आज तक अब तक जो आ चुके हैं वैदिक सप्ताह से संबंधित, वैदिक सिविलाइजेशन से, वो सभी इसमें लिए गए हैं। चलिए देखते हैं इसे भी। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो बताएं इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है मंडल के नाम से। कभी कभी आपने सुना होगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो कितने मंडल हैं? 1028 मंडल हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। ये तो आपको आता ही होगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? वह आपका कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कौन सा है?
कल्प होगा, छंद होगा, व्याकरण होगा या निरुक्त होगा। ये आपका हो जाएगा निरुक्त, आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। तो ये किससे, ये भी आपको आता होगा, मुंडकोपनिषद से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। किसका उपवेद है? इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध किससे? युद्ध कौशल से इसका संबंध है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो ये किसमें? सामवेद से। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और हो सकता है आपके किसी ना किसी शिफ्ट में ये देखने को आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश हैं। तो चौथा कौन सा है? चौथा आपका है अर्थवेद। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? अर्थवेद से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? तो ये कब तक चली? 1500 से 500 BC तक चली थी। यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। अगला प्रश्न है कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? बताएं आप लोग कमेंट करके, यजुर का अर्थ क्या होता है? कमेंट करें आप लोग फटाफट, यजुर का अर्थ क्या होता है? कमेंट करें आप लोग, तब इसका क्या होगा? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान होता है। यजुर का अर्थ क्या होता है? बलिदान होता है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ और बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं यजुर्वेद में किसके बारे में बताया गया? बलि के बारे में बताया गया, बलि और यज्ञ के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो किस में दिया गया है? ये दिया गया है अर्थवेद में। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अब जो अपने क्वेश्चंस होंगे महाजनपद काल से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे वो सभी क्वेश्चन आपके लिए एक ही स्थान पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस। देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो आपको क्या करना है? गलत जोड़ी का चयन करना। देखिए चंद्रगुप्त क्या मौर्य थे? हाँ ये मौर्य थे, ठीक है। बिंबिसार गुप्त थे? आप कमेंट करें बिंबिसार कौन थे? और राजा चोल थे क्या? कनिष्क कुषाण थे? कमेंट करें आप, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी राजगीर थी इसकी। और कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? आप कमेंट करके बताएंगे कि कौशाम्बी जो राजधानी थी वह किसकी थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था कौशल के नाम से। इस तरह के प्रश्न आपके रेलवे NTPC के पेपर में जो आपका एग्ज़ाम 5 जून से 23 जून के बीच में होने वाला है उसमें आपको देखने को अवश्य मिलेंगे, क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस का जो वेटेज है वह 40% का इसमें वेटेज है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। इस तरह से अपनी ये श्रृंखला यहीं पर समाप्त हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें। और यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।